हेलो, वेलकम बैक टू द बोधी एकेडमी। हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट्स, मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर देखे हैं, विच इज़ मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। अब थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ऑल्सो आर रेलेवेंट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि उसके ग्रामर बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आसानी से आंसर हो सकते हैं. So these are very they're like subtopics, but then let's keep it to the extent that it is going to keep coming. ठीक है ना? तो we will have some 2-3 topics which needs a little bit attention, which needs to be, you need to be aware of which. ठीक है ना? तो ऐसे टॉपिक्स में सबसे आई वुड से रिलेवेंट वाला होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव voice. Now, active voice and passive voice, as the name suggests, it's not such a complicated thing. ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कोई फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में बात कर रहा है, कैसे एक सेंटेंस चेंज हो जाती है. एक ही सेंटेंस जो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं किसी के बारे में बोलूं और मैंने जिसको बताया वो उसके बारे में फिर से बोले, तो कैसे उस सेंटेंस में बदलाव आएगा. दैट इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हिंदी में भी होता है, जहाँ कि हम कोई चीज़ बोलते कि हाँ उसने मुझे इस तरीके से बोला था. वही चीज़ अगर मुझे कोई और पूछे तो मैं बोलूँगी उसने बोला कि उसने ऐसे बोला. एक चाइनीज विस्पर कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक के बाद एक वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन, और जब वही बात दूसरा बोलता है तो इट बिकम्स एन इनडायरेक्ट कॉन्वर्जेशन. तो ऐसी चीज़ों के लिए कैसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करते हैं. अभी बेसिकली एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक पर्पस होता है. देयर इज अ पर्पस फॉर व्हाट यू यूज एक्टिव वॉइस एंड फॉर व्हाट यू यूज पैसिव वॉइस, एंड देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस टू इट. तो आज हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे वी आर गिविंग अ स्ट्रक्चरल एंड अ कंडीशनल डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अभी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एक्टिव वॉइस. अभी एक्टिव वॉइस क्या है? एज द नेम सजेस्ट, एक्टिव वॉइस वो होता है जब समवन इज गिविंग एन फर्स्ट पर्सन कॉन्सेप्ट एडरेशन ऑफ समथिंग और समवन्स टॉक, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं. जैसे कि हमने कुछ रिपोर्ट किया हो किसी के बारे में या कोई फैक्ट बताया हो अबाउट समवन एल्स, दैट इज व्हाट वी से और वी यूज फॉर एक्टिव वॉइस. अभी एक्टिव वॉइस का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर कैसा होगा? द स्ट्रक्चर विल बी subject प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अभी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने टेंसेस हो कुछ भी हो इसी स्ट्रक्चर में सीखा है कि सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कुछ कहते हैं, हम किसी के बारे में होता है एक पर्सन या कुछ होता है जो सब्जेक्ट होता है, उसकी एक्शन को हम वर्ब में वो वर्ब होता है, एंड किसके बारे में बोला जाता है, द सेकेंडरी नाउन और द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वो ऑब्जेक्ट में आता है. ये सिंपल स्ट्रक्चर है और यही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. नाउ एक्टिव वॉइस इज समथिंग दैट वी यूज ऑन डेली बेसिस, जैसे कि कॉन्वर्जेशन के लिए, जैसे कि डायरेक्ट कोई बात करनी हो. फॉर नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस वी यूज एक्टिव वॉइस. नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस या फिर किसी रिपोर्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं. ठीक है ना? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैड हैपेंड एट सम पॉइंट, और यू आर giving a message that is given by someone to the other, that is where we use active voice the most often. अभी active voice में simply एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर. द आइडिया ऑफ एक्टिव वॉइस वो सबसे ज़्यादा यूज होता है. हम डेली कॉन्वर्जेशन में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉइस ही यूज करते हैं. पैसिव वॉइस इज वेरी सब्जेक्टिव टू किस चीज़ में बात हो रही है. तो व्हेन वी स्टार्ट विद आवर पैसिव वॉइस वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट. एक्टिव वॉइस क्या है वो पहले समझ लेते हैं, देन वी विल गो टू द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर.
तो एक्टिव वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज के बारे में डायरेक्टली बात कर रहे हो. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, द शेफ कुक्ड द मील. इसमें द शेफ हो गया आपका सब्जेक्ट, कुक्ड हो गया आपका वर्ब और द मील हो गया आपका ऑब्जेक्ट. अ वेरी सिंपल डायरेक्ट स्ट्रक्चर जिसमें बोला गया है द कुक, द शेफ कुक्ड द मील. अभी इसमें पॉइंट एक्टिव वॉइस क्यों है? एक्टिव वॉइस का मतलब है जब द मेन सब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जब शेफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है देन द मील, वो एक्टिव वॉइस हो जाए. जब डूअर जो होता है, हु इज द, इसको कैसे बोलते हैं हम? डूअर भी बोलते हैं इनको. द पर्सन हु डज द एक्शन, उसको डूअर बोलते हैं या सब्जेक्ट बोलते हैं. तो जब सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है तब हम उसको एक्टिव में लिखते हैं. अभी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला तो द शेफ हो गया, द शेफ कुक्ड हो गया क्योंकि उसके द्वारा कुक किया गया चीज है. मील इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, इसको वो इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉट एज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, इसीलिए सेंटेंस में आया है, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द शेफ. तो जब एक्टिव वॉइस दी जाती है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है एंड सब्जेक्ट टेक्स द एक्शन फॉर और टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट दे हैव डन. तो वर्ब का इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट से आता है, ना कि ऑब्जेक्ट से. अब जब एक्टिव वॉइस ऐसा होता है तो पैसिव वॉइस कैसा होता है? दैट इज आवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब ये हो गया एक्टिव वॉइस. अब मैं पैसिव वॉइस करती हूँ इसको तो कैसे आएगा? आई विल गिव यू समथिंग हियर इटसेल्फ. पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? जब हम इसी चीज को, एक ही कॉन्वर्जेशन को थर्ड पार्टी की तरफ बोलते हो, जब हम एक ही चीज को उल्टा करके बोलते हो, दैट इज वेयर पैसिव वॉइस का. अभी पैसिव वॉइस कंपेयर टू एक्टिव वॉइस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस? पहले वो देखते हैं. पहला, इंपॉर्टेंस आता है ऑब्जेक्ट को. हियर द सब्जेक्ट वाज एन इंपॉर्टेंस, यहां पे ऑब्जेक्ट को आता है इंपॉर्टेंस. नाउ नेक्स्ट, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि जब सब्जेक्ट के सेक्शन में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर कैसे बदलता है? देन वी विल हैव टू ऐड समथिंग कॉल्ड बी. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द स्ट्रक्चर और लास्ट में आता है सब्जेक्ट. मतलब ये जो हुआ ना, इसको पूरा टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया. और उल्टा करने में जो वर्ब है वो थोड़ा चेंज होता है. जो वर्ब है उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं. बी आ गया, बी प्लस, ओ सॉरी, यहाँ पे जो लिखता है वो दिखाई नहीं देता, तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. यानी कि ये है सबसे बड़ा चेंज जो आप देखोगे व्हेन समथिंग इज शिफ्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है. बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड बाय, ये तीनों ऐड हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्ब. एंड प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया. दिस इज योर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर. पैसिव वॉइस कब यूज होता है? व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस? वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी वांट टू डिक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है उसको हम कम करना चाहते हो, तब वी यूज समथिंग कॉल्ड पैसिव वॉइस. यानी कि जब सब्जेक्ट को लेस इंपॉर्टेंस देना हो तो हम उस कॉन्वर्जेशन को पैसिव बना देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रक्चर हियर, द शेफ कुक्ड द मील. ठीक है ना, द शेफ कुक्ड द मील.
अभी इसी स्ट्रक्चर को अगर मुझे पैसिव में करना पड़े तो क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मील। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आना पड़ेगा। तो द मील, अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है और कुक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कुक्ड ही होता है। तो क्या होगा? द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पे द मील, जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको सामने लाया गया, और जो कुक्ड था उसकी जगह पे वॉज कुक्ड बाय आ गया। दिस बिकम्स योर वर्ब फॉर्म इन पास्ट पार्टिसिपल। एंड लास्ट में सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ गया। तो व्हाट हैपेंस इन पैसिव? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। सब्जेक्ट इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस दैन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हाईलाइट किया जाता है। ये इन दोनों में एक ऑल्टरनेट होता है, जिसका मतलब है कि हमने सब्जेक्ट को सामने नहीं रखा। सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या हाईलाइट हम सब्जेक्ट को नहीं कर रहे हैं। When we see a sentence like this, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस शेफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। कोई भी शेफ बना सकता है, पॉइंट मील में जाएगा। दैट इज वेयर वी यूज पैसिव। जब ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल डिश होगा उस रेस्टोरेंट का। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। स्पेशल डिश हो गया किसी रेस्टोरेंट का, विच वी आर यूजिंग, विच हैज टू बी हाईलाइटेड दैन द पर्सन हु इज मेकिंग इट। तो हम पैसिव में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि शेफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना जाए। सो दैट इज हाउ अ स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैपेंस। अभी आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, जिससे एक और एग्जाम्पल से हमें थोड़ा और समझ मिलेगा। द डॉग chased the cat। ये है आपका स्ट्रक्चर, द डॉग चेस्ड द कैट। अभी यहाँ पे क्या हुआ? द डॉग जो है वो है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंस डॉग को दिया जाता है। चेस्ड है आपका वर्ब, और द कैट है आपका ऑब्जेक्ट, जिसपे उतना महत्व नहीं दिया गया। अभी अगर इसी चीज को मुझे उल्टा करना पड़े और मुझे कैट को सब आगे लाना है कि कैट को पकड़ा है उस डॉग ने, तो मैं कैसे लिखूंगी? दैट बिकम्स अ पैसिव वॉइस। पैसिव में कैसे जाएगा? द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यहाँ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और इन द प्लेस ऑफ चेस्ड वॉज चेस्ड बाय आ गया। द होल थिंग बिकम्स योर वर्ब फॉर्म, एंड लास्ट में जो ऑब्जेक्ट की जगह में था वो सब्जेक्ट हो गया। तो हियर द डॉग चेस द कैट है, जिसमें द डॉग हैज द इंपॉर्टेंस इन हाईलाइट, पर यहाँ पे द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, जहाँ पे द कैट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द डॉग। सिंपल स्ट्रक्चर है, समझने में आसानी भी होती है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बस समझ लेना है आपको, जैसे कि इसका ये है यहाँ का स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव वॉइस, तो ये है यहाँ का स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। दीज आर द हाईलाइट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये अगर बराबर से हो जाता है तो इन स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सो आई विल गिव यू वन मोर सेंटेंस दैट वी कैन डू लाइक दिस। This is, they built the bridge. They built the bridge. अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्रोनाउन आया है in the place of subject. This is a pronoun.
अब ये प्रोनाउन जब शिफ्ट होगा तो उसका वर्डिंग भी शिफ्ट होगा, उसका द वे वी यूज इट ऑल्सो चेंजेस, वो एक है. अनदर इन बिल्ट जो है आपका वर्ब, एंड द ब्रिज इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. सो हियर द पीपल हु बिल्ट इट आर गिवन द मोर इम्पोर्टेंस, एंड देन द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग बिल्ट. ये है आपका एक्टिव वॉइस. अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में शिफ्ट करूं तो कैसे जाएगा? द ब्रिज was built by, दे की जगह दे नहीं लिखेंगे हम वहां पे. when subject becomes the object, when a pronoun turns from subject to object, उसका स्ट्रक्चरल वर्डिंग भी चेंज होता है. ये them हो जाएगा. द ब्रिज वॉज बिल्ट बाई दे नहीं होता, द ब्रिज वॉज बिल्ट बाई देम होता है. प्रोनाउन है लेकिन स्ट्रक्चर जहां पे प्लेस किया जाता है उसके हिसाब से नाम, उसका जो वर्डिंग यूज होता है वो बदलता है. सो हियर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो जो ऑब्जेक्ट था वो सामने आ गया. एंड वॉज बिल्ट बाई आपका पूरा वर्ब हो गया. एंड देन देम विच वॉज योर दे इन द फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में आते आते व्हेन इट केम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट बिकेम देम. तो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी CBT 1 जैसे बेसिक कंस्ट्रक्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर this is the active voice sentence, can you shift it or can you turn it into a passive voice sentence? उसके लिए ज़रूरी है आपके लिए ये समझना कि active voice क्या है और passive voice क्या है. So that is important for you to understand. That is the importance. Okay. This is active and passive voice. So that was active and passive voice. अभी active and passive voice एक अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को चेंज करता है तो उसी तरह एक बंदे का बोला हुआ जब दूसरा बंदा बोलता है उसको एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है ना. दैट इज आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फॉर ग्रामर. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि as the word suggest, completely just as the word suggest, डायरेक्ट स्पीच मतलब जो डायरेक्टली बोला गया हो. यानी कि मुझे मेरे दोस्त ने, मेरे सामने जो बंदा है उसने मुझे कुछ बोला और मैं वो मेरे दोस्त को इस साइड में बता रही हूँ, दैट इज द डायरेक्ट स्पीच. अभी ये जो दोस्त है मेरी वो किसी और को जाके यही चीज़ बताती है, दैट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच. यानी कि फर्स्ट पर्सन में नहीं हो रहा है, वो थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हो रहा है. दैट इज वॉट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन देर आर सम डिफरेंसेस दैट टेक प्लेस इन ईच ऑफ देम. तो अभी हम उसका देखेंगे. आई विल गिव यू अ सेक्शन लाइक दिस, डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. कंपैरिजन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सही रहेगा. सो व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच? जैसे कि मैंने बोला हर एक चीज़ का एक डायरेक्ट तरीके से फर्स्ट पर्सन के बेसिस में जब बोला जाता है तो डायरेक्ट स्पीच होता है. तो डायरेक्ट स्पीच का क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट स्पीच में लेट्स से आई सेड, शी सेड, ये मोस्टली डायरेक्ट स्पीच में आता है. शी सेड, उसके बाद हम कॉमा और डबल कोट्स डालते हैं कि उसने क्या बोला. लेट्स से शी सेड आई एम टायर्ड, ये उसने बोला. ओके.
सो शी सेड आई एम टायर्ड। मुझे कोई पूछ रहा है कि वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई, वो आज क्लास में क्यों नहीं आई, तो मैं बोली उसने बोला कि वो टायर्ड है। दैट इज व्हाट दिस इज, दैट इज डायरेक्ट स्पीच कि शी सेड आई एम टायर्ड। तो इसमें शी सेड के बाद आई एम टायर्ड मैं उसी टेंस में लिख रही हूं जिसमें उसने बोला था, विच वुड बी प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में चीज आ गई। अभी इसी चीज को जब हम इनडायरेक्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? टेंसेस में सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, जैसे कि शी सेड, और इसमें कोट्स नहीं आएंगे, इट विल नॉट बी डायरेक्ट कोटेशन, सो द कोट्स विल नॉट कम। शी सेड दैट, sorry, she said that she was tired. She said that, तो यहाँ पे I am tired का I निकाल के वहां पे she प्रोनाउन आ गया क्योंकि किसी और को बताया जा रहा है, एंड देन दैट आ गया इंस्टेड ऑफ द कोटेशन से, कोटेशंस की जगह पे दैट आता है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस हियर, वो मैं आपको समझाती हूँ। द कोटेशंस विल बी रिमार्क्ड बाय दैट, ओके, एंड आई जो फर्स्ट पर्सन में दिया गया है दैट बिकम्स शी, एंड एम है, आई एम इज इन प्रेजेंट टेंस, जो यहाँ पे शी वॉज हो गया विच हैज टर्न्ड इनटू पास्ट टेंस। टायर्ड रिमेन्स द सेम। So this is what is the difference between direct and indirect speech. जब direct speech होता है mostly in present form, तो वो indirect speech में जब आता है it becomes past form, यानी कि present tense में हुआ एक direct speech, जब indirect speech में आ जाता है it becomes a past tense। जो भी फॉर्म होगा, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर चेंजेस फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, फॉर द स्पीच कंस्ट्रक्ट। ओके, दैट इज योर मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अभी ये व्हाई डू वी यूज दीज थिंग्स, व्हाई आर वी यूजिंग इट? अभी स्ट्रक्चरल डिफरेंस में प्रेजेंट टेंस में आई या फिर ही या फिर शी या फिर ये तीनों को ले लीजिए, ये तीन प्रोनाउंस हैं जो करेक्ट आते हैं। अब यही चीज अगर हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्या होगा? हिस, ही, आई का जो है इधर ही या शी होगा या फिर माई होगा, और ही और शी का जो है हिस और हर होगा। ये सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंस आते हैं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको बदला जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द स्ट्रक्चर ऑफ इट ऑल्सो चेंजेस। अभी यही चीज अगर आपको टाइमलाइन में देखना है, अगर टाइमलाइन लिया मैंने, यानी कि she said she is coming to the class now, now बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यही चीज हमको यहाँ करना है टाइमलाइन में, तो अब यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे पास जाएगा, तो she said she was coming to the class then, देन हो जाएगा ये, क्योंकि ये हो चुका होगा ना। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोलते हैं तो उन दिनों के बीच की जो टाइमलाइन होती है वो खत्म हो चुका होता है। तो ऑलवेज वी विल टर्न, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टू बिकम इनडायरेक्ट, इट विल ऑलवेज टर्न इनटू अ पास्ट फॉर्म। तो नाउ का देन हो जाएगा या फिर देयर हो जाएगा, वट एवर देयर इट टेक्स प्लेस, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। अभी ये हो गया पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट टेंस का। अभी यही चीज अगर मुझे फ्यूचर में करना पड़े, दिस इज अ
पास्ट टेंस। अभी फ्यूचर टेंस में अगर मुझे देना पड़े, इफ आई एम गिविंग एन इनडायरेक्ट स्पीच ऑन फ्यूचर टेंस, तो क्या डिफरेंस आएगा? फ्यूचर में क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक लाइन? इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो यू विल नो कि सबसे बड़ा आइडेंटिफायर फॉर फ्यूचर इज विल और शैल। फॉर फ्यूचर टेंस कब के जल्दी पता चलने के लिए, आई हैड डन अ डिटेल स्टडी ऑफ दैट इन द लास्ट वीडियो, विल और शैल होता है जो वो डिफरेंस दिखाता है। अभी अगर इनडायरेक्ट में गए हम लोग, फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट हम पास तो नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूचर है। वो अगर मैंने परसों का फ्यूचर टेंस बोला है एंड दैट इज यू आर टॉकिंग इन इनडायरेक्ट फॉर्म टुडे, means it is going to happen day after tomorrow and I am telling you about it tomorrow, even then तो भी फ्यूचर ही आएगा। तो what will be the change? will की जगह एक ही चीज है जो आएगा, that will be would। इनडायरेक्ट स्पीच में will नहीं आएगा, would आएगा, WOULD। that is the difference in the structure when it comes to the future tense। तो ये है तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल आर द काइंड ऑफ सेंटेंसेस? अभी आई विल मेक इट फेमिलियर टू यू बाय गिविंग यू एग्जांपल्स ऑन सर्टेन सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस लिए थे, नाउ आई एम टेकिंग ऑफ दैट सेंटेंस एंड वी विल डू सम मोर सेंटेंसेस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच जो आपने लिया है इस पर्टिकुलर फॉर्म से, ठीक है ना। तो अभी मुझे इसको इनडायरेक्ट करना है, तो क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? दे, दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे और वी है, तो जब इनडायरेक्ट में जाएगा दे दे का रहेगा दे सेड, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोटेशन जाएगा, जब कोटेशन को रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा, दैट, वो कोटेशन को रिप्लेस कर दिया। अभी वी लव पिज्जा, इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म, यहां पे आएगा तो क्या आएगा, दे सेड दे लव्ड पिज्जा, दे लव्ड पिज्जा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया। आपने फॉर्म चेंज किया, आपने उसका ईडी फॉर्म बना दिया एंड यू हैव सेड इट। तो यहाँ पे हमेशा ये कोट की जगह हमेशा एक दैट आएगा, दैट इज योर हाईलाइट व्हेन इट कम्स टू एन इनडायरेक्ट स्पीच। जब ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना तो सबसे ज़्यादा समझ वही आती है, दैट आता है तो इनडायरेक्ट हो गया, मतलब किसी और का बोला हुआ थर्ड पर्सन या सेकेंड या थर्ड पर्सन के कंस्ट्रक्ट में बोला जा रहा है, दैट इज व्हाट इज दैट। उसके बाद दे लव्ड पिज्जा, ये जो लव्ड है दैट इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल टेंस डिफरेंस। जो यहाँ पे लव था वो प्रेजेंट में था, यहाँ पे आने पे पास्ट हो गया। So that is your main difference when it comes to the structure। अभी यहाँ पे हमने प्रेजेंट और पास्ट कर लिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर अभी भी बचा है दैट इज फ्यूचर, जो हमको एक एग्जाम्पल देना चाहिए, है ना। तो वी विल डू वन विद द फ्यूचर एज वेल। फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, ओके, एंड दैट इज she said I will come tomorrow। ये है आपका स्ट्रक्चर, सॉरी
ये है आपका स्ट्रक्चर दैट शी सेड आई विल कम टुमारो. यहाँ पे विल है तो इट इज अ which tense is it? Can you tell me? This is future. तो अभी फ्यूचर जब शिफ्ट होगा तो आपका ये स्ट्रक्चर है, वुड में जाएगा, है ना. तो इट इज आई. सो आई को हमको फिर से शी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो शी सेड, वो शी सेड वैसा का वैसा रहेगा, शी सेड, उसमें कोई चेंज नहीं आना. इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. अभी ये कोटेशन, दिस इज द कोटेशन. अभी इस कोटेशन की जगह हम क्या लाएंगे? कोटेशन की जगह आएगा दैट. हो गया, कोटेशन भी कवर हो गया. अब आएगा आई विल कम टुमारो. आई विल कम टुमारो को जब डायरेक्ट इन सेकेंड पर्सन में बोलेंगे, आई बन जाएगा शी. शी विल को वुड बना देंगे, वुड कम टुमारो. दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर इनडायरेक्ट स्पीच इन द फ्यूचर. यानी कि यहाँ पे शी सेड चेंज नहीं हुआ, दैट कोट की जगह दैट आ गया, ये कोट की जगह ये आ गया, शी आई की जगह शी आ गया, एंड विल की जगह वुड आ गया. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. तो ये आपका स्ट्रक्चर है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. जनरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, सो टू स्पीक. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड, या फिर आपको ऐसा करना पड़ता है कि या यू विल हैव टू find, they might tell you to transfer indirect speech to direct speech, they might tell you to change direct into indirect speech. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में सिर्फ ये बेसिक जानना आपके लिए ज़रूरी होता है कि डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट आएगा. दैट इज योर मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस. जब भी कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट करना चाहो, इवन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, इट विल बी मच ईजियर. जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन सब चीज़ों से अपने आप को घेरेंगे, उतना आपके लिए आसान पड़ेगा. नाउ द स्ट्रक्चरल, क्यों ऐसे चीज़ें बोली जाती हैं? नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि भाई डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर दो, ज़रूरी नहीं है. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसका कंस्ट्रक्ट आपको चेंज करना होता है. कभी कभी वो लोग बोल सकते हैं, एक सेंटेंस देंगे आपको दैट इज एक्सट्रैक्टेड from the passage and tell you to change the form, change the voice, change the speech. ये दोनों ही बोल सकते हैं. वॉइस है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, स्पीच है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया. तो द आइडिया इज ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं फॉर द बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है. सी देयर इज अ कंफ्यूजन. जब हम ग्रामर करते हैं तो जनरली इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन्स आते हैं. और कंफ्यूजन क्या होता है? दैट इज द वॉइस और स्पीच में क्या फ़र्क है? दैट इज द मेन कंफ्यूजन दैट हैपन्स व्हेन वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ ग्रामर वर्क्स. मैंने इन दोनों को इकट्ठे इसीलिए लिया ताकि वी विल बी एबल टू गिव यू अ क्लियर आइडिया. वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच की अंडरस्टैंडिंग, और स्पीच का मतलब है जब हम किसी की बात, कही हुई बात किसी और को बता रहे हो. सिंपली पुट, दिस इज द ओनली डिफरेंस. अगर कभी कोई स्पीच की बात आ जाए, कभी कोई एग्जाम में लिखा जाए कि स्पीच क्या है, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट दैट स्पीच है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बात हो रही है. अगर वॉइस की बात रही, चेंज द वॉइस करके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो समझ जाना, जरूरी नहीं है कि वो लिखे कि एक्टिव को पैसिव में करो. दे विल गिव यू टू चेंज द वॉइस. अभी ये समझना जरूरी है कि वो एक्टिव में था कि पैसिव में था, एंड देन चेंज इट टू द अदर वर्ड. दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर. तो ये सारी चीजें समझने के लिए दोनों ही समझना बहुत जरूरी है. दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कहाँ करना है. These things are very important when it comes to the basics of English. English ka, I'm again repeating what I repeated in my first class. English is the easiest scoring section for your competitive exams.
लेकिन until and unless you know what you are doing there, it will always remain the easiest for it. अगर आपको confusion, आपको समझ में नहीं आया, इंग्लिश का ग्रामर बेस आपका वीक है, तो it will become also can become the most difficult section. तो we have to understand what it takes, we have to understand what the concepts are. अब एक और टॉपिक है जो छोटा सा है, but we need to cover these topics to have a better understanding of the same. Okay. So that was active and passive voice in direct and indirect speech. अभी एक और है टॉपिक जो काफ़ी छोटा है, लेकिन it is relevant to have a better or complete understanding of the grammar section, which is called the degrees of comparison. अभी ये काफ़ी easy वाला section है, उतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें. Degree of comparison. Degrees of comparison क्या होता है? Degrees of comparison is something that helps in understanding or better understanding about when something is being compared, something is being told. अभी ये degrees of comparison का पहला structure क्या है? पहला चीज़ ये है कि degrees of comparison आता है adjectives के साथ या फिर adverbs के साथ. अभी if you have seen the first video of our channel, आप देखोगे I have spoken about the parts of speech. Parts of speech में मैंने आपको बताया है कि adjectives और adverbs क्या है. So now we will just revisit it just so that the flow doesn't go off. Okay. तो adjective क्या है? Adjective is something that describes, I hope you guys know the answer to this, describes a noun. एक noun को describe करने वाली चीज होती है adjective. और adverb क्या है? Something that describes the verb. अभी ये है आपका adjective और adverb, और जो degrees of comparison होती है वो adjective और adverb पे होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं जो आपको डिटेल देते हैं उस पर्टिकुलर चीज का. जैसे अगर आई गिव यू एन एग्जाम्पल में मैं आपको एक सेंटेंस बोल रही हूँ. एडजेक्टिव में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो शी इज अ टॉल गर्ल. टॉल गर्ल, इसमें शी क्या हुआ? शी एक वर्ब है एंड द सेम थिंग गोज फॉर दिस. यहाँ पे गर्ल नाउन है, ठीक है ना, पर ये क्या है? टॉल इज डिस्क्राइबिंग द गर्ल, सो दिस बिकेम द एडजेक्टिव. सो टॉल इज गिविंग अ डिस्क्रिप्शन और मोर डिटेलिंग अबाउट द पर्टिकुलर गर्ल, सो दैट बिकम्स द एडजेक्टिव. इसी तरह अगर मुझे एडवर्ब देना हो तो ही jumped high. इसमें अगर मुझे देना है तो क्या ये नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया, और ये हाई जो है इस जंप को डिफाइन करता है, तो ये हो गया एडवर्ब. तो ये हाई, ये टॉल वगैरह डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक्शन या वो पर्सन कैसा है या क्या कर रहा है या किस तरीके से उनको डिटेलिंग दी जाए. तो उसके लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? जब एक से ज़्यादा लोग हो और हम एक एडवर्ब या एडजेक्टिव को एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिला के करते हैं, तो दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. क्या क्या है उनकी डिग्रीज? पहला है पॉजिटिव डिग्री या नेगेटिव डिग्री बेस्ड ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग. ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव बेस्ड ऑन व्हाट वर्ड यू आर टॉकिंग अबाउट. दैट इज योर बेस लाइन. ये आपका बेस लाइन होता है. ठीक है. सेकेंड क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री मतलब
when you are bringing two people in and you are comparing one with the other, that is the comparative degree. जब दो लोगों के बीच comparison हो रहा हो, that is your comparative degree. ठीक है ना? Now the last part is superlative. सुपरलेटिव डिग्री. अभी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ? यानी कि द एक्सट्रीम, द मोस्ट दैट यू कैन गिव, और द मोस्ट टाइटल और द मोस्ट एडवांस दैट यू कैन गिव. मतलब कोई कंपैरिजन ही ना हो, उस तरीके से बोले जाने वाले एडजेक्टिव को सुपरलेटिव कहते हैं. व्हेन कांट बी कंपेयर्ड, वो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री. अभी यही चीज में आई एम यूजिंग बोथ द वर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड हियर. मेरा मतलब है आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल. यहाँ पे मैंने टॉल यूज किया है और हाई यूज किया है. इसी चीज को कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो कैसे करेंगे? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज अ टॉल गर्ल. तो पॉजिटिव डिग्री में वही आएगा, शी इज अ टॉल गर्ल. ठीक है. अभी यही चीज अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री में करना है, यानी कि मैं कंपेयर कर रही हूं उससे किसी और लड़की से क्लास का, लेट्स से, तो कैसे बोलूंगी? शी इज टॉलर देन लेट्स से हर फ्रेंड. हर फ्रेंड, शी इज टॉलर देन हर फ्रेंड. तो यहां पे क्या हुआ? टॉलर मतलब मैंने उस फ्रेंड का उसके साथ कंपैरिजन किया, तो मुझे यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जो वर्ड मिला वो है टॉलर. टॉल के साथ ER ऐड हो गया एंड दैट इज अ कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है ना? तो जब बेस के साथ, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आएगा? बेस के साथ ER ऐड हो जाता है, दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री. या फिर बेस के साथ मोर ऐड हो जाता है, मोर प्लस बेस. नाउ what is the difference? I will let you know. ठीक है. तो this is your sentence. अभी इसी चीज को मुझे सुपरलेटिव में करना है. कैसे करूंगी? She is the tallest girl in class. ठीक है ना? She is the tallest girl in class. यहाँ पे क्या हो गया? The tallest, यानी कि उसके सामने किसी का भी हाइट नहीं है, सबसे ऊंची वो ही खड़ी रहती है. तो देयर इज नो कंपैरिजन देयर. तो यहाँ पे हो गया आपका सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द बेस. तो ये कैसा हो गया उसका स्ट्रक्चर? बेस पे के साथ EST ऐड होता है, या इन सम केसेस मोस्ट ऐड होता है बेस के सामने. अभी ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का. ठीक है ना? अभी यही चीज हम हाई में भी करेंगे. उससे पहले नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग टू योर माइंड कि ER और मोस्ट वगैरह क्या होता है. सो आई विल गिव यू एन आंसर टू दैट. स्मॉल वर्ड्स जो होते हैं, जो छोटे वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब्स दीज थिंग्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर ER और EST लागू होता है. ओके. बिग वर्ड्स जो आते हैं, बिग वर्ड्स जो एडजेक्टिव में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ऐसे सारी चीजों के सामने मोर या फिर मोस्ट आता है. There's one more structure degrees of comparison में, which is called irregular words. Irregular words, जो I will give you an example. Good एक पॉजिटिव वर्ड है, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है? गुडर नहीं है, मोर गुड नहीं है, इट इज बेटर. उसी तरह सुपरलेटिव ऑफ गुड वो क्या है? ना वो गुडेस्ट है ना वो मोस्ट गुड है, इट इज बेस्ट. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है बैड. इर्रेगुलर वर्ड्स है ये, जिनके जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव है वो काफी अलग है दूसरों से. नाउ व्हाट इज फॉर बैड? बैडर नहीं होता, ना मोर बैड होता है. बैड का वर्स.
बैड का वर्स होता है, एंड फॉर सुपरलेटिव बैडेस्ट नहीं होता ना मोस्ट बैड, वो बोलता है वर्स्ट. दिस इज योर इरेगुलर वर्ड्स. अभी बिग वर्ड्स में मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल आता है, मोर एक्सपीरियंस्ड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आता है. दीज जो वर्ड्स लेंथी हो उनके आगे ER डालने की जगह उनके पहले मोर और मोस्ट यूज होता है. भी यहाँ पे हाई भी है, दैट ऑल्सो वी विल फॉर्म सेंटेंस हियर. ही जम्प्ड हाई, ही जम्प्ड हाई. अभी ये हमने किया पहले, दिस वॉज अ सेंटेंस दैट वी डिड. अब उसी चीज को मुझे कंपैरेटिव में करना है, तो मैं कैसे करूंगी? ही जम्प्ड higher than the other. He jumped higher than the other. यहां पे भी वही कंस्ट्रक्ट है, ER आया क्योंकि कंपैरिजन हो रही है दूसरों के साथ ही का, उस पर्टिकुलर बंदे का. तो अभी दूसरा क्या है? He jumped the highest among all. तो यहां पे क्या हुआ? EST फॉर्म यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म, तो सबसे हाई उसी ने लिया है, तो उसमें कंपैरिजन है वो सबसे आगे है, सबसे पहले है, सबसे ज्यादा है. दैट इज वेयर सुपरलेटिव कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. सो ये है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का बेसिक स्ट्रक्चर. अभी इसी तरह अगर मुझे बिग वर्ड्स में डालना पड़े तो कैसे डालेंगे? अभी बिग वर्ड्स में यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन फिर आई विल ट्राई टू गिव. शी लुक्स ब्यूटिफुल टुडे. ये एक सेंटेंस है, ठीक है. शी लुक्स ब्यूटिफुल टुडे. यहां पे आपका एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटिफुल है. उसको दिखाइए कैसी दिखती है आज, वो बताया गया है. अब इसी चीज को अगर मुझे कंपैरेटिव में करना पड़े, इधर ज्यादा स्पेस नहीं है तो प्लीज फॉरगिव मी. कंपैरेटिव में करना पड़े तो कैसे लिखूंगी? शी लुक्स मोर ब्यूटिफुल than the other girl, या फिर her friend, या फिर किसी और का नाम लिख सकते हो, कुछ भी. एक किसी और बंदी के साथ उसको कंपेयर किया गया है और वो ज्यादा सुंदर दिख रही है. There it became more beautiful. पे मोर आ गया इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुलर. अभी ये सब चीजों में ब्यूटीफुलर ER नहीं आता, मोर आता है. इसी तरह अगर सुपरलेटिव करना हो मुझे तो मैं कैसे लिखूंगी? शी लुक्स the most beautiful in today's event. ये है आपका सुपरलेटिव सेंटेंस. अभी स्ट्रक्चर में क्या आता है? एक डिटेलिंग ऐड हो जाती है जब आप कंपैरेटिव डिग्री करते हो, क्योंकि किस चीज से कंपेयर कर रहे हो वो बताना होता है और क्यों कंपेयर कर रहे हो वो बताना होता है. तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया? मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया. तो मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बोला तो इट लुक्स अ लिटिल इनकम्प्लीट. तो आपको किस से कंपेयर करें, मतलब किन लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो वो आपको डिस्क्राइब करना जरूरी होता है. तो दैट इज वेयर मोस्ट ब्यूटीफुल कम्स इनटू एक्सिस्टेंस. सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इतना बड़ा क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा पुश करके हम करें या देखें करके. बट द थिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर एंड हाउ इट इज़ यूज्ड. कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऐसी चीज़ों में कभी कभी सिंपल सा मिस्टेक होता है जो हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमें ये सब पता नहीं. अभी स्पॉटिंग द एरर में देख लीजिए, अगर ऐसा एक सेंटेंस आया जो सुपरलेटिव सेंटेंस है पर उसमें मोस्ट की जगह मोर डाल दिया गया,
आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे मोर आना चाहिए या मोस्ट आना चाहिए? मोर तब आएगा जब दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, मोस्ट तब आएगा जो कंपैरिजन ही ना हो। तो ऐसी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये ग्रामेटिकली गलत है। तो मेनली ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो समझने के लिए, वो ऐसी क्वेश्चंस को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम ऐसी चीज़ें बेसलाइन पहले समझें। तो ग्रामर का बेसलाइन बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि आगे के क्वेश्चंस में कैसे आएंगे, चाहे वो आरसी के हो, चाहे वो स्पॉटिंग द एरर हो, चाहे वो क्लॉक्स टेस्ट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि ग्रामर की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आपके बेसिक फॉर्म्स हैं जो 3 है, जो एक कह सकते हैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपके बेसलाइन को समझने के लिए। तो ये है आपका ग्रामर का फुल ऑन स्ट्रक्चर, जो मेजॉरिटी टॉपिक्स जो एग्जाम के व्यू पॉइंट में इंपॉर्टेंट है आई हैव कवर्ड। तो नाउ वी विल कंक्लूड दिस क्लास, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, so don't forget to share, subscribe and like us. So thank you very much.